मुझे लगता है ये देखना पड़ेगा। जी, आपने बहुत अच्छा जो कुछ तथ्य वो रखे हैं। इस बीच हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, द प्रिंसिपल का एडिटर हैं। आपका भी स्वागत है। मैं इससे पहले कि अनिल जी आपके पास आऊं, मैं कुछ डेटा रखूंगा आपके सामने कि कांग्रेस की पोजीशन 3 राज्यों के जो चुनाव हैं 4 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर है, और आंकड़े उस बात की गवाही देते हैं। मैं वो आंकड़े पेश करता हूं, 2 मिनट लूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। दोस्तों, ये आपके 3 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, और मेघालय है, नागालैंड रेड में है, और ब्लू में त्रिपुरा है। तीनों का जो डिवाइडिंग स्टेट है वो असम है यहां पर। लेकिन सबसे पहले अगर त्रिपुरा की 60 सीटों को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर निकलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 35 सीटें उनको मिली थी, और आईपीएफटी जो है, इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनके साथ समझौता था। और साथ में इनको मिलके उनके पास जो सीटें होती थी 43 थी 60 में से। आपको एक बात हैरान करेगी कि जहां बीजेपी का वोट परसेंटेज 35 सीटों में 43.6 था, वहीं सीपीएम का, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का या लेफ्ट फ्रंट का, जो 16 सीटों के साथ जो उनका वोट परसेंटेज था 44.4 था, जो बीजेपी से ज्यादा था। और इस बार आईपीएफटी छिटकती नजर आ रही है। और एक चौथा कोण इस इलेक्शन में और आया है, उसका नाम है टिपरा मोथा। टिपरा मोथा बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइबल फोर्स के रूप में उभर के आ रही है, 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अभी त्रिपुरा में अगरतला की और अन्य कई जो स्वशासी जिला परिषद है, वहां पर उनका क्लीन स्वीप हुआ है, और उन्होंने बीजेपी और आईपीएफटी को मात दे दी है, क्योंकि इनकी डिमांड टिपरा लैंड की है। तो अब जो इलेक्शन होगा वहां पर कांग्रेस और सीपीएम का गठजोड़ होगा। कांग्रेस के वोट ज्यादा नहीं थे, 1.8% थे, 0 थी, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस मिलकर फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन होगा। और ये आराम से बीजेपी और आईपीएफटी, जो कि अब फ्रेजाइल है, उससे आगे निकल सकता है। एक छोटी सी पिक्चर मेघालय की। मेघालय में देखिए कांग्रेस कितनी स्ट्रांग थी, 28.5% सबसे ज्यादा वोट उनके थे, 21 सीटें उनकी थी 60 में से, लेकिन सरकार नहीं बनाई। मुझे याद आता है कि बीजेपी के 2 मेंबर थे, 9.5% वोट थे, और वो गवर्नर से मिलने गए थे 2018 के अंदर कि हम सरकार बनाएंगे। यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी कॉनराड संगमा की हो, या फिर यूडीपी जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी 6 सीटें थी, तो इन सबको मिला के और एक दो और को जोड़ के उन्होंने सरकार बना ली वहां पे। ये कमाल की बात है। और कांग्रेस देखती रह गई, 21 सीटें होने के बावजूद भी, और सबसे ज्यादा वोट होने के बाद। आज भी मेघालय के अंदर कांग्रेस एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, 28.5% वोटों के साथ नंबर 1 पे है। उसके और नंबर 2 की पोजीशन वाले के बीच में जो अंतर है वो 8% का है, 60 सीटें हैं। तीसरा स्टेट नागालैंड। नागालैंड का हालात ऐसे हैं इस समय कि 60 सीटों में सिर्फ 13 लाख वोटर हैं। बीजेपी की 12 सीट आई थी 15% वोट के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए 26 सीटें थी नागा पीपल्स फ्रंट की 38.8% वोटों के साथ, और 17 सीटें नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी की थी 25.3% वोट के साथ। एक कमाल की बात बताऊं, बीजेपी ने यहां पर जो सरकार बनाई थी एनडीपीपी के साथ बनाई थी, लेकिन अगर यहाँ पे एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट, थोड़ा सा और एनहेंस करता है और कांग्रेस थोड़ा सा जोर लगाती है, नागालैंड इनके हाथ से छिन जाएगा। यानी कि तीनों की तीनों जो स्टेट हैं इस टाइम एक वल्नरेबल स्टेज के अंदर हैं। कांग्रेस 2 स्टेट में मिनिमम यहां से कम बैक कर सकती है, और बीजेपी जरा सा भी हेरफेर हो जाए ट्राइबल वोट्स के अंदर तो तीनों स्टेट लूज कर सकती है। अनिल सिन्हा जी, अब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अब 30 जनवरी को जैसी ही भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी, सिर्फ 27 दिन, सिर्फ 4 हफ्ते, बल्कि 3.5 हफ्ते मिलेंगे। इन 3.5 हफ्तों में अगर राहुल गांधी कारपेट बॉम्बिंग नहीं करते हैं इन तीनों राज्यों के अंदर, मुझे निराशा होगी। अनिल सिन्हा जी। धन्यवाद दिनेश जी। एक तो मैं उस तरह से नहीं रखता कि मतलब कोई न्यूट्रल नहीं है। मेरा मेरा है क्या कि सरकार को हारना चाहिए। इसके हिसाब से मैं देखता हूँ क्यों हारना चाहिए, इस पर पहले बोलूंगा मैं। क्योंकि जी वो जो एक तरह का जर्नलिस्ट लोग में पाखंड होता है कि नहीं मैं हम तो न्यूट्रल हैं वगैरह, वो मैं न्यूट्रल वगैरह नहीं हूँ। ये कम्युनल एंड फासिस्ट गवर्नमेंट है, और ये इसने डेमोक्रेटिक राइट्स और सिविल राइट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और 2024 में अगर ये जीत के आती है तो देश में जो लोकतंत्र, बचा हुआ लोकतंत्र जो है, अभी तो बहुत कम है, लेकिन जो बचा हुआ लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
तो इसलिए इस गवर्नमेंट को क्यों जाना चाहिए, ये पहले लोगों को बताना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है 8 साल में। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं कोई ये नहीं है। दूसरा ये है कि पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, अकेले जो है वो चलाते हैं। सब जानता है कि अमित शाह और मोदी जी के अलावा कोई दूसरा आदमी फैसला नहीं करता है। तो एक तो वहाँ का आंतरिक लोकतंत्र कुछ भी नहीं बचा है, वो इवन बीजेपी में और कैबिनेट में। दूसरी बात ये है कि सबसे जो बुरी बात है कि अभी एक पर्दा, अभी तुरंत आपने जोशी मठ का नाम लिया कि उन्होंने, हिमांशु जी ने। जोशी मठ एक टिपिकल एग्जाम्पल है डेमोक्रेटिक राइट्स के हनन का। वो जो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिबेट होना चाहिए, इतना बड़ा ये है, क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफी है, इतना बड़ा बड़ी बड़ी त्रासदी है। इसके इसके इंफॉर्मेशन जो साइंटिफिक डेटा है उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट के कहने से इसरो जैसा जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरह से उसको इंडिपेंडेंट अपना वर्किंग करना चाहिए साइंटिफिक हिसाब से, वो उसको उसने जारी कर, मतलब उसको रोक लगा दी उसके इंफॉर्मेशन को बाहर आने से। वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका था। लेकिन कौन लगाया ये देखिए, जो प्रोसेस है वो उसको समझना चाहिए। एनडीएमजे जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इंफॉर्मेशन के फ्लो से, ट्रांसपेरेंसी से, जो एक आउट एंड आउट डिजास्टर मैनेजमेंट की संस्था है, उसने सरकारी, देखिए कैसे इन्होंने जो सारा जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। एनडीएमए जो जिसका कि फ्लड आ गया, ये आ गया, उसके मैनेजमेंट का काम है, उसने सर्कुलर जारी किया, सबको कहा कि आप लोग ये डेटा किसी को शेयर मत करिए। जो सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उसको मना किया। तो मैंने एक उदाहरण आपको रखा कि किस तरह से डेमोक्रेसी खतरे में है। ये जो है मुख्य बात है। और विपक्ष अगर इसको नहीं समझ रहा हो और गणित और इधर देख रहा हो अपने भविष्य को, तो विपक्ष को भी इसके लिए ये करना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। उनको एक होकर के लोकतंत्र बचाने का ये 2024 का मामला है। ये उसके पहले जो 9 राज्यों के चुनाव के बारे में आपने कहा है, वो उसका एक तरह से रिहर्सल है। अब आते हैं कि क्या ये बीजेपी या मोदी या अमित शाह इनविंसिबल है, इनको हराया नहीं जा सकता? एकदम नहीं। वो तो अभी आपने देखा कि गुजरात में जीत गए, गुजरात की बात तो अलग से करेंगे अपन, लेकिन हिमाचल में हार गए वो। और इसके पहले वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां भी ऐसी जो सब हिमांशु जी ने बताया, इतने कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख फलना, ये सारा मैनेजमेंट वहां सब था। उसके बाद एक बुरी तरह हाल है। जनता कोई भी मैनेजमेंट को, कोई भी सिस्टम को, जब यूएसएसआर के सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया, यहाँ कुछ नहीं था, तो ये सब तो मैं यहाँ उस तरह से अभी है नहीं, अभी आगे जो भी हो जाए। तो इसीलिए इनविंसिबल नहीं है, ये मानकर चलिए। कई इलेक्शन हारे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने खतौली की सीट हारी है, जो सीट उनकी थी, और उनकी ही नहीं थी बल्कि लोग मानकर चल रहे थे कि परमानेंट अलायंस हो गया है जाट लैंड में, तो अब कोई उनको हरा नहीं सकता। वो मुसलमान और उनका जो कॉम्बिनेशन है टूट चुका है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बदलते हैं और बीजेपी हारती भी है और मोदी जी भी हारते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हिमाचल का उदाहरण इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल में खुद अपने लिए वोट मांगा था मोदी जी ने। तो ये तो एक मुद्दा हुआ। ये चैलेंजेस क्या है इसके सामने, विपक्ष के सामने, वो देखने का चैलेंजेस है ये कि एक पूरी संस्था, एक तो पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड, पैसा, तो उसके बाद संघ परिवार की जो संगठन, उसके बाद चुनाव आयोग, ये सारा इंस्टीट्यूशन पर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर पूरा कंट्रोल हो गया है। एक इम्पार्शियल इलेक्शंस के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। अभी आपने देखा कि छोटे 3 स्टेट थे, उसमें उसने 3 ये कर दिया ताकि कैंपेनिंग में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए उन्होंने दे दिया कि आप अलग अलग चुनाव लड़के अपना जीतो। तो ये तो उन्होंने पिछले बार भी किया, हिमाचल और वहां। तो वो आप जान, मतलब सिंपल है कि वो चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपना दफ्तर खोल दिया है, ऐसा ही मानकर चलना चाहिए। तो ये चैलेंज है। कॉरपोरेट मनी, इंस्टीट्यूशंस जो है
कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद मीडिया पूरी तरह मतलब ये है जिस गोदी मीडिया नाम आप हम लोग जानते हैं, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बैठ करके भाषण करते हैं, इसीलिए कि गोदी मीडिया के बारे में आपको पता है। तो वो हिंदू मुसलमान से लेकर के सारा चला रहा है। अभी जोशी मठ के बारे में ही इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है, वहां पर वो सिर्फ त्रासदी इतनी बड़ी है कि सिर्फ जोशी मठ इसमें क्या कहते हैं ये चला धस जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर की दरारें आ रही हैं, और एक फ्रेजाइल हिमालय इकोलॉजी, हिमालयन जो ये है वो बहुत खतरे की स्थिति में, जिसका असर हमारे यहाँ नीचे पड़ने वाला है मैदानों में भी। तो इतनी बड़ी त्रासदी में इसका रवैया आप देख रहे हैं। तो ये जो है, और उसमें मीडिया का देख रहे हैं, वो ना कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है और न इसके बारे में ठीक से बता रहा है। तो मीडिया तो उनके पक्ष में है पूरी तरह से, और उनके में इसके बावजूद जो एडवांटेज है वो ये है कि ये पूरी ताकत और पूरा मीडिया, पूरा खर्चा, उसके बाद भी राहुल गांधी इस छोर से उस छोर जब निकले तो लाखों लोगों का हुजूम उनके पीछे चलने लगा। और वो तो जो बना कर रखा था इन्होंने, जो कहा कि इमेज का, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया उनका। अब जो है राहुल गांधी एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिशियन है, और उनके बारे में ये कई बार, अभी भी मैं एक डिबेट में बैठा हुआ था तो आरएसएस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वही पप्पू वगैरह कहना शुरू किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है वो ये है कि गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, कॉरपोरेट, ये सब आप करते रहिए, लेकिन जनता जो है ना अल्टीमेटली खुद अपने तरीके से चीजों को देखती है, समझती है। उसने उसको समझा कि वो जो है एक कनेक्ट बना है। अब तीसरा हम अगले राउंड में आप बताएंगे तो मैं फिर विपक्षी पार्टियों के बारे में बताऊं। जी जरूर। मैं आता हूं अजय शुक्ला जी आपके पास।